बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं ई कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहजेब अशफाक। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी प्रोडक्ट लॉन्च और रैंक के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपकी इन्वेंट्री अमेज़न के पास पहुंच जाती है उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से प्रॉपर्ली लॉन्च करते हैं अमेज़न के ऊपर, उसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन अमेज़न आपसे मांगता है और वो किस तरह से आपने अमेज़न को सबमिट करनी होती है। इसके अलावा हमने प्रोडक्ट रैंकिंग के रिगार्डिंग बात की थी कि प्रोडक्ट रैंकिंग के कौन कौन से कोर पिलर्स होते हैं, किन मेन फैक्टर्स के ऊपर प्रोडक्ट रैंकिंग जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, आज हम उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे और प्रोडक्ट रैंकिंग को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 27 है हमारा अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स का। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट रैंकिंग टेक्निक्स। पहली चीज़ जो आज हम पढ़ेंगे वो ये है कि अमेज़न की जो प्रोडक्ट रैंकिंग होती है उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। सेकंड थिंग हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट रैंकिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, किन टेक्निक्स को अप्लाई करके हम अपने प्रोडक्ट की रैंकिंग कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर। तो फर्स्ट थिंग कि प्रोडक्ट रैंकिंग के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। प्रोडक्ट रैंकिंग का जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो है सेल्स रैंक। सेल्स रैंक का मतलब है कि आपका जो है नंबर ऑफ सेल्स कितनी आ रही हैं, मतलब कि आपके जो कंपटीशन में सेलर्स बैठे हुए हैं उनके मुकाबले में आप कितने नंबर पे आ रहे हैं सेल्स रैंक के अंदर। मैंने फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट लॉन्च किया है हैंड फ्री, ठीक है, मेरे अलावा 1000 सेलर जो है वो अमेज़न के ऊपर हैंड फ्री और लॉन्च करके बैठा हुआ है। तो मुझे जितने नंबर ऑफ सेल्स आ रही हैं वो मेरा रैंक एक रखेंगी कि मैं तीसरे नंबर पे अच्छी सेल्स निकाल रहा हूँ, चौथे नंबर पे निकाल रहा हूँ या पाँचवें नंबर पे निकाल रहा हूँ। तो सेल्स रैंक भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए। जितनी ज़्यादा आपकी डेली और मंथली सेल्स होंगी अमेज़न के ऊपर उतनी अच्छी आपकी अमेज़न के ऊपर रैंकिंग होगी और आपका प्रोडक्ट जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आएगा। सेकंड थिंग होती है कि कस्टमर के रिव्यूज़ कितने आ रहे हैं। अगर तो आपको मैक्सिमम रिव्यूज़ पॉजिटिव मिल रहे हैं, अच्छी रेटिंग मिल रही है, तो देन आपकी रैंकिंग उससे भी इंप्रूव होती है। ठीक है, अब जो आपने देखा होगा कि जितने भी फर्स्ट पेज के ऊपर सेलर्स होते हैं अमूमन उनकी जो रेटिंग होती है वो 4 स्टार प्लस ही होती है और उनके रिव्यूज़ भी जो हैं वो पॉजिटिव रिव्यूज़ ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव बहुत कम होते हैं। ठीक है, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि अमेज़न अपने रैंकिंग फैक्टर्स के अंदर रिव्यूज़ को भी कंसीडर करता है कि कस्टमर्स आपकी प्रोडक्ट के साथ एग्री हैं या नहीं और वो आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदना पसंद कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है कि आंसर्ड क्वेश्चंस। यहाँ पर एक चीज़ आप ये भी समझ लें, आंसर्ड क्वेश्चंस का मतलब है कि जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं कस्टमर्स की जानिब से, आप उनको कितना जल्दी रिप्लाई कर रहे हैं और कितने एफिशिएंट वे के अंदर आप उनको जो है वो डील कर रहे हैं। ये होता है आंसर्ड क्वेश्चंस का मतलब। ये इसका मकसद ये होता है कि जो अमेज़न चाहता है कि जितने भी सेलर अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो एक्टिव रहें, अपनी प्रोडक्ट को चेक करते रहें और कस्टमर्स के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर रखें। ठीक है, ऐसा हरगिज़ नहीं आपने करना, ना तो आपने किसी भी नेगेटिव रिव्यूज़ का रिप्लाई नेगेटिव करना है, ना आपने किसी के क्वेश्चन के आंसर में कोई नेगेटिव रिप्लाई करना है। ठीक है, इससे एक तो आपका इम्पैक्ट बहुत बुरा जाएगा कस्टमर के ऊपर, दूसरा कस्टमर्स जो हैं वो आपको नेगेटिव रिव्यू और ज़्यादा पास करेंगे, उससे आपकी रैंकिंग और ज़्यादा नीचे आएगी। ठीक है, सेकंड थिंग ये होगी कि जितना ज़्यादा आप अपनी लिस्ट के ऊपर एक्टिव रहेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, अमेज़न को लगेगा कि आप जो हैं वो एक्टिव हैं और वो आपकी जो रैंकिंग है उसको मज़ीद इम्प्रूव करेगा। ठीक है, चौथा फैक्टर जिसके ऊपर आपकी रैंकिंग डिपेंड करती है वो होता है कि आपकी जो इमेज है उसकी साइज़ और क्वालिटी क्या है। ठीक है, आपको अगर याद हो मैंने प्रोडक्ट लिस्टिंग में आपको बताया था कि सबसे जो मेन चीज़ होती है किसी भी लिस्टिंग के अंदर जो उस प्रोडक्ट की सेल्स के ऊपर इफेक्ट करती है वो होती है उसकी इमेज, क्योंकि किसी भी कस्टमर ने सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट की इमेज देखनी है, उसके बाद उसने बाकी चीज़ों की तरफ मूव करना है। अगर उसे आपकी प्रोडक्ट की इमेज ही पसंद नहीं ना आई तो समझें कि वो आपकी प्रोडक्ट कभी भी ऑर्डर नहीं करेगा। ठीक है, इमेज से डायरेक्टली आपकी सेल्स इफेक्ट होंगी और अगर आपकी सेल्स कम होगी तो उनसे आपकी रैंकिंग भी जो है वो भी कम होगी। ठीक है, तो आपने हमेशा ये ट्राई करना है कि जो फर्स्ट इमेज यानी कि जो मेन इमेज आपकी प्रोडक्ट की हो वो वाइट बैकग्राउंड के साथ हो, क्रियल क्रिस्टल हो और बिल्कुल मतलब जो है ना आपके प्रोडक्ट को वाजिया कर रही हो। ऐसा हरगिज़ नहीं आपने करना कि इमेज में आप कोई और चीज़ दिखा रहे हैं और कस्टमर्स को डिलीवर कुछ और हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है कि प्राइसिंग आपकी क्या चल रही है। अब आपने जो भी प्राइसिंग रखनी है, ना तो आपने प्राइसिंग बहुत कम रखनी है, ना आपने प्राइसिंग बहुत ज़्यादा रखनी है। आप एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकाल के मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रही है उस प्रोडक्ट की उसके मुताबिक ही उसे 19-20 का फ़र्क करके आप प्राइसिंग रख सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उसके अंदर मटेरियल जो यूज़ हो रहा है उसकी प्राइसिंग क्या है। ठीक है, इसका आप पता किस तरह लगा सकते हैं। आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च की है, फॉर एग्जांपल आप एक कंप्यूटर माउस लॉन्च कर रहे हैं, तो आप देखें कि अमेज़न के ऊपर जो बाकी लोग कंप्यूटर माउस लॉन्च कर रहे हैं उन्होंने किस किस प्राइस के अंदर उसको लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, तो आप देखें कि आप किस प्राइस के अंदर कंप्यूटर माउस को लॉन्च करेंगे तो कि आपको अच्छा प्रॉफिट भी आए
और आपकी जो प्राइसिंग है वो दूसरों की निस्बत उनके बराबर या थोड़ी सी कम हो। ना आपने ज़्यादा कम प्राइस रखनी है, उससे ये होगा कि आपको प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं आएगा, ठीक है। और ना आपने उनसे ज़्यादा प्राइस रखनी है, इससे क्या होगा कि आपको कस्टमर्स ऑर्डर ही नहीं देंगे, क्योंकि स्टार्ट के अंदर आपके पास रेटिंग रिव्यूज़ कम होंगे दूसरे सेलर्स की निस्बत। ठीक हो गया। तो प्राइसिंग आपने एक मॉडरेट प्राइसिंग रखनी है, एवरेज प्राइसिंग रखनी है, और कोशिश करनी है कि जो टॉप 10 सेलर की एवरेज प्राइसिंग आ रही है उससे आप थोड़ा सा एक आधा डॉलर कम रख दें, ताकि कस्टमर्स की अटेंशन आपकी प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा हो जाए। देन है कि पेरेंट चाइल्ड प्रोडक्ट। पेरेंट चाइल्ड का मतलब है कि आपकी जो ब्रांड है जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसके थ्रू मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताया था कि आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना कि एक प्रोडक्ट आप किसी और कैटेगरी का लॉन्च कर दें, दूसरा प्रोडक्ट आप किसी और कैटेगरी का लॉन्च कर दें। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है आपकी रैंकिंग के ऊपर। आपने हमेशा एक कैटेगरी को चूज़ करना है और उसी के साथ ही आपने मूव करना है आखिर तक, ठीक है। पेरेंट चाइल्ड प्रोडक्ट का मतलब होता है कि दोनों प्रोडक्ट्स जो आप लॉन्च कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ लिंक हो। फॉर एग्जांपल, मैं अगर कंप्यूटर एसेसरीज लॉन्च करूँ तो कंप्यूटर एसेसरीज के अंदर मैं हेडफोन्स भी लॉन्च कर सकता हूँ, मैं कंप्यूटर का माउस लॉन्च कर सकता हूँ, मैं कीबोर्ड लॉन्च कर सकता हूँ, मैं मॉनिटर लॉन्च कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, तो ये पेरेंट चाइल्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। ऐसा मैं हरगिज़ नहीं करूँगा कि मैं कंप्यूटर माउस लॉन्च कर रहा हूँ साथ में टूथब्रश लॉन्च कर दूँ, ठीक है। उससे क्या होगा कि मैं डिफरेंट कैटेगरीज में मूव कर जाऊँगा, उससे मेरी रैंकिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो अमेज़न यही कहता है कि हर ब्रांड जो है उसकी एक सिंगल आइडेंटिटी होनी चाहिए एक सिंगल कैटेगरी के अंदर। ऐसा हरगिज़ ना हो कि हर ब्रांड जो है वो हर कैटेगरी के अंदर ही घुसा हो और हर ब्रांड जो है वो हर जगह पे प्रोडक्ट सेल कर रहा हो, ठीक है। तो आपने हमेशा एक सिंगल कैटेगरी के अंदर मूव करना है और कोशिश करनी है कि जो भी प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करें वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो। इसका दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप लिंक्ड प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे ना, उसमें यह है कि जो कस्टमर्स को आपका पहले वाला प्रोडक्ट पसंद आए ना, वो आपसे दूसरा प्रोडक्ट भी ज़रूर बाय करेंगे, सही है। और पीपीसी कंपेयर में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अमेज़न को पता लग जाएगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किन लोगों के सामने भेजनी है, किन के सामने नहीं भेजनी। तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस होगी वो सिंगल ऑडियंस होगी, तो उसी के सामने आपकी प्रोडक्ट जाया करेगी। उसके बाद आता है कि टाइम ऑन पेज एंड बाउंस रेट। इसका मतलब है कि जो कस्टमर्स आपकी लिस्ट को विजिट कर रहे हैं वो कितनी देर आपकी लिस्ट को देख रहे हैं, कितनी देर तक आपकी लिस्ट के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी रैंकिंग के ऊपर, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपकी रैंकिंग को, कि जो कस्टमर्स आपकी लिस्ट को विजिट कर रहे हैं वो कितना टाइम आपकी लिस्ट के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। ये आप किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं? आप सबसे पहले अपनी इमेजेस अच्छी दें। जितनी अच्छी आपकी इमेजेस होंगी कस्टमर उतना टाइम आपकी इमेजेस देखने पे लगाएगा। सेकंड थिंग, आपका जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक होने चाहिए, ताकि हर कस्टमर उन्हें ज़रूर रीड करे। उनको रीड करने के बाद कस्टमर इतना इंप्रेस ज़रूर हो आपके प्रोडक्ट से कि वो आपके रेटिंग और रिव्यूज़ को भी ज़रूर पढ़े। जब वो आपके रेटिंग रिव्यूज़ पढ़ेगा, वहाँ पे कस्टमर्स जो पहले से आपने जिन्होंने आपसे प्रोडक्ट बाय की है, वो अगर आपको पॉजिटिव रिव्यू देंगे तो वो वहाँ से मुतासिर होकर ये भी चांसेस हैं कि वो आपका डिस्क्रिप्शन भी रीड कर सकता है, ठीक है। तो इससे उसका जो टाइम होगा आपके पेज के ऊपर, आपकी लिस्ट के ऊपर, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। उसकी वजह से भी आपकी जो रैंकिंग है अमेज़न के ऊपर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, ठीक है। देन आता है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग की कंप्लीटनेस कितनी है। प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने जो चीज़ों का आपको पता है आप वो सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करें, उसमें से कोई भी चीज़ स्किप मत करें। बट जो इन्फॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट के साथ लिंक नहीं है उसको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट जो इन्फॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट के साथ लिंक्ड है उसको हरगिज़ आपने नहीं छोड़ना, उस सारी इन्फॉर्मेशन को आपने फिलअप करना है। इन्फॉर्मेशन आपको क्लाइंट से और जो आपका सप्लायर है जिससे आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उन दोनों से आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो टैक्स इन्फॉर्मेशन होगी वो सारा आपको क्लाइंट आपको बताएगा, और जो भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपका सप्लायर बताएगा। तो आपने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। अक्सर लोग क्या करते हैं कि सिर्फ जो कंपल्सरी इन्फॉर्मेशन होती है वो फिलअप करके लिस्टिंग एक्टिवेट कर देते हैं, उससे आपका इम्पैक्ट अमेज़न के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा जाता है। आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे लिस्टिंग को, जितनी अच्छी लिस्टिंग तैयार करेंगे, उससे आपकी नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। देन आता है टाइटल। टाइटल आपका ऐसा यूनिक हो कि हर बंदा जो आपके टाइटल को पढ़े वो एक बार आपकी लिस्ट को ओपन ज़रूर करे, ठीक है। आपने ये काम नहीं करना कि आपकी प्रोडक्ट की इमेज और चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, टाइटल में आप कुछ और बता रहे हो, ठीक है। आपने दोनों चीज़ों को सेम रखना है, मैचेबल हो दोनों, ठीक है। और जो कस्टमर भी आपका टाइटल पढ़े, टाइटल में आपने वो सारे कीवर्ड्स यूज़ करने हैं जो टॉप सर्च में आते हैं, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा होगा। आपने वो सारे कीवर्ड्स अपने टाइटल के अंदर यूज़ करने हैं, और उन्हीं कीवर्ड्स की बेस पे जब कस्टमर्स आपके टाइटल को सर्च करेंगे तो वो मैक्सिमम चांसेस होंगे कि वो आपकी लिस्ट को विजिट भी करेंगे, और उसके बाद आपकी लिस्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करेंगे। और अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर अच्छी रेटिंग और रिव्यूज़ होंगे तो ये भी मैक्सिमम चांसेस होंगे कि जिस कस्टमर को उस प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी वो उस प्रोडक्ट को बाय भी ज़रूर करेगा, ठीक है।
देन आता है कि फीचर्स और बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स भी मैंने आपको याद हो तो बताया था लिस्टिंग के अंदर कि बुलेट पॉइंट्स के अंदर हमने वो सारी खासियत बता दी अपनी प्रोडक्ट की जो हमारी प्रोडक्ट को दूसरे लोगों की प्रोडक्ट से अच्छा साबित करती हो। ठीक है, जाहिर है जब भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं सप्लायर से, हम कोशिश करते हैं कि सारे के सारे जो नेगेटिव रिव्यूज़ हैं हमारे कंपटीशन वाले बंदे के प्रोडक्ट के अंदर वो हमारी प्रोडक्ट में ना हो। ठीक है, हमारा जो मेन कॉम्पिटिटर है जिसके मुकाबले में हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट में जो खामियां आ रही हैं हम वो सारी खामियां अपनी प्रोडक्ट में दूर करते हैं और वो सब चीज़ें हम मेंशन करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट इन सब चीज़ों से पाक है। दूसरा, उसके अंदर ये एक्स्ट्रा फ़ायदे हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो दूसरे सेलर्स आपको नहीं प्रोवाइड कर रहे। ठीक है, तो जो भी टॉप 5 या टॉप 6 मेन फीचर्स हो आपके प्रोडक्ट के अंदर वो आप बुलेट पॉइंट्स में ऐड करिएगा। बाकी कंपनी डिटेल में आप डिस्क्रिप्शन के अंदर हर चीज़ ऐड कर सकते हैं। देन आता है कि प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आपका कितना अच्छा है। जितना डिटेल में आप डिस्क्रिप्शन देंगे हर एक चीज़ प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अगर आप डिफाइन कर देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि कस्टमर्स आपसे इंप्रेस होके आपकी प्रोडक्ट ज़रूर ऑर्डर करेंगे। ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये सब फैक्टर्स डायरेक्टली आपकी नंबर ऑफ़ सेल्स को इफेक्ट करते हैं और अगर आपकी नंबर ऑफ़ सेल्स हाई या लो होती हैं उससे आपका रैंकिंग फैक्टर जो होता है या आपकी जो अमेज़न के ऊपर रैंकिंग होती है, सेलर रैंक होता है, वो हाई या लो होता है। ठीक है, तो आपने हमेशा वो तमाम फैक्टर्स को अप्लाई करना है जिससे आपकी नंबर ऑफ़ सेल्स अमेज़न के ऊपर इंक्रीज़ हो। दूसरा कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर पॉजिटिव रिव्यूज़ और रेटिंग हो, ताकि ये दोनों चीज़ें जो है ना ये मेनली इफेक्ट करती हैं डायरेक्टली आपकी रैंकिंग के ऊपर और जितना अच्छा आप नंबर ऑफ़ सेल्स को रखेंगे उतनी अच्छी आपकी रैंकिंग होगी अमेज़न के ऊपर। देन है कि ब्रांड और मैन्युफैक्चरर का पार्ट नंबर क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको सप्लायर आपका बता देगा, वो आप मेंशन ज़रूर करिएगा। उसके बाद आता है कि स्पेसिफिकेशंस, आपके प्रोडक्ट में कौन सी ऐसी खासियत है, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, वो सब चीज़ें आप ज़रूर मेंशन करिएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट है आपकी माइक्रोवेव ओवन है, आपने उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस बतानी है कि ये माइक्रोवेव ओवन क्या क्या काम कर सकता है, आप इसके थ्रू क्या क्या काम ले सकते हैं, हर किस्म के प्रिकॉशंस आपने देने हैं कि किस तरह से आपको इसको यूज़ करना है, किस तरह से आपको इसको यूज़ नहीं करना। ये सब चीज़ें जब आप बताएंगे उससे आपका जो लिस्टिंग के ऊपर टाइम है, कस्टमर टाइम, वो इंक्रीज़ होगा और उससे ये चांसेस भी बढ़ जाएंगे कि आपकी नंबर ऑफ़ सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो। देन आता है कि कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, कि आप किन कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और अगर आप एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में मूव कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि वो दोनों की दोनों कैटेगरीज जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होनी चाहिए। ठीक है, तीसरे नंबर पे है कि सर्च टर्म्स आप कौन से यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, सर्च टर्म वो तमाम तर कीवर्ड्स होते हैं जो अमेज़न के ऊपर कस्टमर सर्च करते हैं और उसके बाद उन्हें जो है वो आपकी या आप जैसे दूसरे सेलर्स की प्रोडक्ट नज़र आती है। ठीक है, तो आपने सर्च टर्म के अंदर वो तमाम तर हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स ऐड करने हैं जिनको अगर कोई भी कस्टमर सर्च करता है अमेज़न के ऊपर तो उसको सबसे पहले आपकी ही प्रोडक्ट नज़र आए। ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है आपकी रैंकिंग के ऊपर। जितने अच्छे आप हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी अमेज़न के ऊपर अच्छी रैंकिंग होगी। देन है कि नेगेटिव सेलर फीडबैक, आपके ऊपर कितने नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं और आप उनको किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, ये मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर आप किसी ने आपको नेगेटिव रिव्यू किया भी है ना, क्योंकि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, ज़ाहिर है आपकी प्रोडक्ट में कोई ना कोई खामी ज़रूर होगी जिसकी वजह से आपको नेगेटिव कमेंट ज़रूर मिलेंगे। तो आपने नेगेटिव कमेंट पे कभी भी रिएक्ट नहीं करना, आपने उसको भी पॉजिटिव वे में लेना है और नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी इन्वेंट्री मंगवाएं तो आपने मेक श्योर करना है कि जो नेगेटिव रिव्यूज़ आपकी प्रोडक्ट के अंदर से निकले हैं वो तमाम तर रिव्यूज़ बाद में आपकी प्रोडक्ट में से निगलेक्ट हो जाए, ताकि जो कस्टमर्स बाद में ऑर्डर करें उनको उस तरह का कोई भी मसला फेस करना ना पड़े। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आपने साथ साथ मेंटेन रखना है, इनकी मैनेजमेंट रखनी है। स्टार्ट में आपकी प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा खामियां होंगी, लेकिन आपने हमेशा ये मेक श्योर करना है कि जो भी खामियां आपके प्रोडक्ट में आ रही हैं नेक्स्ट टाइम जब आप इन्वेंट्री ऑर्डर करें उस टाइम पर आपके प्रोडक्ट में एक भी खामी मौजूद ना रहे। उसके बाद आता है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है, मतलब कितने दिनों में आप ऑर्डर को तैयार करके डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर की तरफ। ठीक है, ये तब इफेक्ट करती है जब आप FBM में काम कर रहे हैं। अगर आप FBM में काम कर रहे हैं तब तो सारी जिम्मेदारी अमेज़न की खुद की होती है, बट अगर आप FBM में काम कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में काम कर रहे हैं, देन ये भी चीज़ इफेक्ट करती है कि आप कस्टमर को ऑर्डर कितने दिनों में डिलीवर कर रहे हैं, आपकी ऑर्डर प्रोसेसिंग की स्पीड कितनी हाई या कितनी लो है। देन आता है कि आपका इन स्टॉक रेट कितना है। इन स्टॉक रेट का मतलब है कि कितनी बार आपकी प्रोडक्ट स्टॉक से आउट होती है, मतलब आउट ऑफ स्टॉक होती है, और कितनी बार आपकी प्रोडक्ट जो है वो इन्वेंट्री में मौजूद होती है, वो इन स्टॉक होती है। मैंने आपको याद हो तो बताया था कि हमेशा आपने ये ट्राई करना है कि
50-100 पीसीज आप एक्स्ट्रा ही मंगवाएं ताकि आपके प्रोडक्ट कभी भी आउट ऑफ स्टॉक ना जाए, हमेशा इन स्टॉक रहे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी रैंकिंग के ऊपर और आपकी नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर। अब ये तो वो सारे फैक्टर्स हो गए जो डिपेंड करते हैं, जिनके ऊपर आपकी रैंकिंग डिपेंड करती है, जो डायरेक्टली आपकी रैंकिंग को इफेक्ट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि A9 एल्गोरिथम, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अमेज़न का एल्गोरिथम होता है जिसकी बेस पे वो आपके प्रोडक्ट को रैंक करता है, उसे हम कहते हैं A9 एल्गोरिथम। ठीक है, तो उस एल्गोरिथम के कोर पिलर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फर्स्ट थिंग आती है कि परफेक्ट ऑर्डर परसेंटेज। परफेक्ट ऑर्डर का मतलब है कि जो चीज़ आप कस्टमर्स को शो कर रहे हैं वही चीज़ आप उन्हें डिलीवर कर रहे हैं और वो कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट से खुश होकर आपको 5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दे रहे हैं। इससे हम कहते हैं परफेक्ट ऑर्डर परसेंटेज। वो कितने परसेंट आपके ऑर्डर्स जो हैं 5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग ले रहे हैं, जिसके अंदर प्रोडक्ट जो आप लोगों को दिखा रहे हैं वही उन्हें डिलीवर हो रही है और कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे आती है कि ऑर्डर डिफेक्ट रेट, मतलब आपकी प्रोडक्ट कितनी ख़राब निकल रही है, कितने आपको रिटर्न्स आ रहे हैं। ये चीज़ डिपेंड करती है आपके A9 एल्गोरिथम के ऊपर। जितने ज़्यादा आपको प्रोडक्ट रिटर्न्स आएंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो रैंकिंग है वो गिरेगी, और जितने कम आपको ऑर्डर रिटर्न होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी रैंकिंग जाएगी। तीसरे नंबर पे आता है कि एग्जिट रेट क्या है, मतलब कि जो कस्टमर्स आपकी लिस्ट को विजिट कर रहे हैं वो कितनी देर बाद जो है आपकी लिस्ट से एग्जिट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो कस्टमर्स आपकी लिस्ट को विजिट कर रहे हैं उनमें से कितने लोग ऑर्डर कर रहे हैं और कितने लोग बगैर ऑर्डर किए ही लिस्ट से वापस जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज होती है ये भी डिपेंड करती है डायरेक्टली आपकी अमेज़न की रैंकिंग के ऊपर। अब हम देख लेते हैं कि हम अमेज़न की रैंकिंग को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। अमेज़न की रैंकिंग को इम्प्रूव करने का पहला तरीका होता है कि हम डिस्काउंट ऑफर्स चलाएं। डिस्काउंट ऑफर्स का मतलब है, आपने अक्सर देखा होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जानिब से और ऑफलाइन मार्केट में भी आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर इश्तिहार लगाए होते हैं कि 20% ऑफ है, 50% ऑफ सेल चल रही है। वो सब डिस्काउंट ऑफर्स होते हैं। आप अमेज़न के ऊपर भी इस तरह के डिस्काउंट कपल्स जनरेट कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को बता सकते हैं कि 20% ऑफ आप कर रहे हैं, 30% ऑफ आप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑफर्स आप अर्ली स्टेजेस में ज़रूर चलाएं। इससे क्या होगा कि कस्टमर्स जो है आपके प्रोडक्ट के ऊपर अगर कम रेटिंग रिव्यू भी होगा देन भी आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर करना मुनासिब समझेंगे। उसके बाद आता है गिव अवेज। गिव अवेज का मतलब है कि आप ये भी ऑफर चला सकते हैं बाय 1 गेट 1 फ्री या बाय 2 गेट 1 फ्री। तो इससे भी बहुत ज़्यादा कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट होकर आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे। सेकंड गिव अवेज होता है कि आप फ्री में लोगों को प्रोडक्ट बांटें ताकि लोग आपके प्रोडक्ट से इंप्रेस हो और वो बाद में जो है वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर पॉजिटिव रिव्यूज़ करें। देन जो है वो जो ऑर्गेनिक कस्टमर्स हो जो डायरेक्टली अमेज़न की तरफ से आपके पास आ रहे हैं वो जब आपके पॉजिटिव रिव्यूज़ को देखें तो वो आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स करें। तीसरे नंबर पे आता है VVROs। VVROs का आपको शायद ना पता हो, मैं बता देता हूँ। VVROs का मतलब होता है वेरी वेरी रियल ऑर्डर्स। ये क्या होता है, इसके अंदर जब आपको स्टार्ट में एक भी ऑर्डर नहीं मिलता और आपको अमेज़न की तरफ से पहला ऑर्डर कभी भी नहीं मिलेगा, ये मुझसे आप लिखवा लें। पहले स्टार्ट के 50-100 ऑर्डर्स आपको खुद से अरेंज करने होंगे। अब आप सोचेंगे कि हम खुद से किस तरह ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं, क्या हम खुद प्रोडक्ट खरीदेंगे? आपने खुद प्रोडक्ट नहीं खरीदनी। फेसबुक के ऊपर अगर आप जाते हैं ना, वहाँ पर आप देखेंगे जितने भी अमेज़न के ग्रुप्स होते हैं ना, उनके अंदर बहुत सारे जो सेलर्स हैं वो अपनी अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो सेलर्स क्या करते हैं, वो कस्टमर्स को कहते हैं कि आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट बाय करें और बस आप उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव रिव्यू कर दें। ठीक है, तो कस्टमर्स क्या करेंगे, वो एक बार तो पैसे लगा के आपके प्रोडक्ट बाय कर देंगे। जब वो प्रोडक्ट बाय करने के बाद आपको रिव्यू करेंगे, उस पॉइंट पर आप उनके जो पैसे होंगे वो उनको रिटर्न कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कस्टमर को फ्री में प्रोडक्ट मिल जाएगी और आपको फ्री में एक पॉजिटिव रिव्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट में आपको 50-100 रिव्यूज़ इसी तरह से खरीदने पड़ते हैं। 50-100 प्रोडक्ट्स की आपको इसी तरह से गिव अवेज करने पड़ते हैं, लोगों को मुफ्त में बांटनी पड़ती है ताकि लोग आपको आप फ्री में जो है वो पॉजिटिव रिव्यू दे। और जब कोई असल कस्टमर जो अमेज़न के थ्रू आपके प्रोडक्ट को विजिट कर रहा है वो जब उन 50 या 100 रिव्यूज़ को देखे तो वो उसकी बेस पर आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर दे और आपका जो वहाँ से आपका जो रेवेन्यू है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाए। लास्ट में होता है कि आप फेसबुक के थ्रू एड्स चला सकते हैं। वो किस तरह से चलाते हैं ये नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग जो स्टेप नंबर 1 था हमारा VVROs। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद आपने जो फेक रिव्यूज़ है, जो अमेज़न को लगेगा कि टोटली ऑर्गेनिक रिव्यूज़ आपको आ रहे हैं, ठीक है, बट असल में वो फेक ही होंगे क्योंकि वो आप पैसे दे के खरीद रहे हैं। ठीक है, तो फेक रिव्यूज़ आपको खरीदने पड़ते हैं। बहुत सारे जो फेसबुक के ऊपर लोग हैं वो ये सर्विस सेल करते हैं रिव्यूज़ की। आप उनको हायर कर सकते हैं, वो आपके साथ एक प्राइस तय कर लेंगे और उसके बेस पे जो है ना वो आपको 50, 100, 150 जितने भी रिव्यूज़ आपको चाहिए होंगे वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वो आपको VVROs स्टार्ट में सबसे पहले आपने VVROs खरीदने हैं।
VVROs खरीदने के बाद जो स्टेप नंबर 2 आपका होता है प्रोडक्ट रैंकिंग के अंदर, वो होता है कि आपने अब गिव अवेज करने हैं। ठीक है, आप ऐसा करें 50% ऑफ के गिव अवे कर सकते हैं, या बाय 1 गेट 1 फ्री का कपन जनरेट कर सकते हैं, या बाय 2 गेट 1 फ्री का कपन जनरेट कर सकते हैं। इस तरह के आपने गिव अवेज करने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो और आपके प्रोडक्ट को वो बाय करें। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आपने चलानी है फेसबुक की एड्स। फेसबुक की एड से मुराद है कि आपने जिस ब्रांड नेम के ऊपर अमेजोन का सेलर अकाउंट तैयार किया है ना, उसी ब्रांड नेम के ऊपर आपने फेसबुक का पेज बनाना है और उस फेसबुक के पेज के थ्रू आपने एड्स रन करनी है अपनी प्रोडक्ट की, और उसको डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर आपने सेल करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उस ऐड के थ्रू आपकी अमेजोन लिस्ट को विजिट करे और आपसे प्रोडक्ट बाय करे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना कि प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं यूएसए के न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर और ऐड आप चला रहे हैं पाकिस्तान में, उसका आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने हमेशा फेसबुक की ऐड उसी कंट्री की उसी स्टेट में चलानी है जहां पर आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपने ऐड के अंदर टारगेट ऑडियंस रखनी है। ऐसा नहीं करना कि कॉमन ऑडियंस के सामने भेज दें, आपने वो ऑडियंस टारगेट करनी है जो आपकी या आपकी जैसी प्रोडक्ट को सर्च करती हो। ठीक है, वो फेसबुक आपको काफ़ी ऑप्शंस दे देगा, उसको आप चूज़ कर सकेंगे और इसके रिगार्डिंग हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट आने वाले कोर्सेज के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिगार्डिंग, और उसके अंदर हम देखेंगे कि हम फेसबुक के थ्रू किस तरह से एड्स को रन करते हैं। ठीक है, अभी आप जरा बेसिक कॉन्सेप्ट ले लें। आपने सबसे पहले अपने ब्रांड नेम के ऊपर एक पेज तैयार करना है फेसबुक का, उस पेज के थ्रू आपने अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है, उनको पोस्ट करना है, उस पोस्ट को फिर आपने फेसबुक को आपने पैसे दे दिया और फेसबुक उस पोस्ट को लोगों तक पहुंचाएगी। ठीक है, जब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के सामने वो पोस्ट जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है वो आपको ऑर्डर करेंगे और उसकी वजह से जो आपकी सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी। लास्ट स्टेप जो होता है स्टेप नंबर 4 कि आप डिस्काउंट ऑफर चलाएं अमेजोन के ऊपर, 20% ऑफ, 30% ऑफ, 40% ऑफ, इस तरह की आप अगर अमेजोन के ऊपर ऑफर्स चलाएंगे उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा कस्टमर जो है वो स्टार्ट में आपके पास अट्रैक्ट हो के आपसे प्रोडक्ट बाय करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है आपका, वो ये होता है कि जब आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, डिस्काउंट ऑफर्स चला रहे हैं, फेसबुक की एड्स रन कर रहे हैं, इसके अलावा आपने अभी पीपीसी कैंपेन भी चला रही है, वो आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि पीपीसी कैंपेन क्या होती है और किस तरह से चलाई जाती है। इतना कुछ आप कर रहे हैं, जाहिर है कि इस सब के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो फिर तो आप प्रॉफिट कमा नहीं सकते। तो ऐसा ही होता है, स्टार्ट के कुछ महीने आपको प्रॉफिट नहीं आता, उल्टा आपको जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं। बट एक बार जब आपके रेटिंग रिव्यूज़ पूरे हो जाते हैं, अच्छे रेटिंग रिव्यूज़ होते हैं, आपकी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग पे आ जाती है, आपका सेल रैंक जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसके बाद आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर इतने मिलना स्टार्ट हो जाते हैं कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो खुद ब खुद बहुत हाई होता जाता है और वक्त के साथ साथ प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठीक हो गया। आज के लेक्चर में इतना ही था जिसमें हमने बात करनी थी प्रोडक्ट रैंकिंग के रिगार्डिंग है, प्रोडक्ट रैंकिंग पे कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट रैंकिंग के कौन कौन से कोर पिलर्स होते हैं और हम अपनी रैंकिंग को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे पीपीसी कैंपेन के रिगार्डिंग, देखेंगे कि हम अमेजोन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से एडवर्टाइज कर सकते हैं, उसकी एक पीपीसी कैंपेन किस तरह से हम चला सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है आज के लेक्चर के रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके अलावा अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।